नसीम मेरे भाई का दोस्त था। नसीम और कलीम एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों के घर भी करीब करीब थे। इस और अक्सर इनकी माली मदद भी करता था। इसी चचा की एक बेटी अरूज कलीम से 1 साल छोटी थी। वो मैट्रिक की तालबा थी और बहुत खूबसूरत थी। वो नसीम की बहन महानूर की सहेली भी थी। जब मैं महानूर से मिलने नसीम के घर जाती तो वहाँ अरूज से अक्सर मुलाकात हो जाती। मुझे अरूज बहुत अच्छी लगती थी। वो हूर जैसी और भोली भाली थी। मेरा दिल चाहता कि वो मेरी भाभी बन जाए। हमारी उम्र की अक्सर लड़कियां सिर्फ अपने बारे में ही ख्वाब नहीं देखती बल्कि अपने भाइयों के बारे में भी सोचती हैं। मसलन भाई कब दूल्हा बनेगा और कैसी लड़की हमारी भाभी होगी। जब कोई ऐसी लड़की दिखाई देती जो दिल को भा जाती तो मैं भी यही सोचने लगती कि काश वही मेरी भाभी बने। जब भी अरोज को देखती यही दुआ करती। अम्मी से भी कहा कि अरोज के घर भाई के रिश्ते के लिए बात करें। मुझे मालूम न था कि मेरा भाई जब नसीम के घर जाता और अगर वहाँ अरोज मौजूद होती तो वो भी उसे पसंदीदगी की नज़र से देखता। इन दिनों अरोज मैट्रिक में थी और उसका इरादा ग्रेजुएशन करने का था। वो कलीम की चचाजाद थी, इसलिए भाई ने दोस्तों से ये बात छुपाई हुई थी कि वो अरोज को दिल से चाहता है। तीनों दोस्तों की दिल में बातें थी, मगर किसी ने किसी पर इजहार नहीं किया। मैंने महानूर पर अरोज से कुछ ना कहा और न आरफ भाई ने नसीम या कलीम से कुछ कहा। एफएससी के पर्चे होने वाले थे। एक दिन भाई ने कलीम से कहा, तुम पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हो? वो बोला, बस यार, जाने क्या हो गया है, पढ़ने में दिल ही नहीं लगता। इस पर नसीम ने भी उसे समझाया कि दोस्त देखो, ये वक्त बहुत कीमती है। अगर अच्छे नंबर ना ला सके तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, ना इंजीनियरिंग में और ना कॉमर्स में। तुम यहीं के यहीं रह जाओगे, फिर मुस्तकबिल का क्या बनेगा? तो दोनों दोस्त नोट कर रहे थे कि कलीम गुमसुम रहने लगा है और इसका दिल पढ़ाई और से उचाट हो गया है। दोनों ही इसके मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद थे, क्योंकि वो कोई कारोबार करके अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकता था। वो एक बेवा माँ का इकलौता सहारा था। एक दिन नसीम ने उसे कसम देकर पूछा तो कलीम ने सच बता दिया कि वो अपनी चचा की बेटी अरूज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता है। तभी पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अरूज का नाम सुनकर नसीम चौंक गया, क्योंकि न सिर्फ आरफ भाई बल्कि वो खुद भी इस लड़की के हुस्न के शहर में गिरफ्तार था। अरूज महानूर के साथ रोज़ाना स्कूल जाती और वापस आती। इसीलिए नसीम ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि शादी करूंगा तो उसी से, वरना किसी से नहीं। ये कितनी अजीब बात थी कि तीनों एक दूसरे के मुखलिस और जिगरी दोस्त थे और तीनों एक ही लड़की को पसंद करते थे। जब नसीम को ये सच्चाई मालूम हुई तो इस पर बिजली से गिरी, मगर वो खामोश हो गया। वो नहीं चाहता था कि कलीम को पता चले कि वो भी अरूज को चाहता है, मगर कलीम के दिल का राज जानकर नसीम के दिल का रिश्ता अपने इस दोस्त से टूटने लगा। आरफ भाई ने खुद को समझा लिया कि अरूज का ख्याल दिल में रखना बेकार है। पहले ही इसके 2 दोस्त इस लड़की के दिलदादा हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि वो भी इनका रकीब बन जाए?
आरव भाई ने दिल पर पत्थर रख लिया और सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी। लेकिन नसीम ऐसा न कर सका। जाने उसकी चाहत कितनी गहरी थी कि उसे अपना बचपन का दोस्त भी दुश्मन लगने लगा। जब कलीम उसके सामने अरूज का जिक्र करता तो नसीम का जी चाहता कि उसका गला घोंट दे या उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे, मगर पुरानी दोस्ती का पास उसे रोके रखता। आरब भाई दोनों दोस्तों की बातें सुनते, मगर एक की बात दूसरे को ना बताते ताकि तीनों की दोस्ती कायम रहे और एक लड़की की वजह से टूटने ना पाए। नसीम ने बावजूद रकाबत के कलीम से रवैया न बदला। वो अब भी रोज़ कॉलेज जाता, नसीम की बैठक में मिलकर इम्तिहान की तैयारी करते। सुबह के वक्त कलीम हस्बे मामूल नसीम को बुलाने आता। नसीम का दिल ना चाहता कि जवाब दे, लेकिन पुरानी आदतों के तहत वो बाहर आ जाता। वो जानबूझकर तखीर करता और कलीम दरवाजे पर खड़ा रहता। कलीम को क्या खबर थी कि नसीम के दिल में इसके लिए नफरत का जहर आहिस्ता आहिस्ता जड़ें पकड़ रहा है। कलीम बेखबर था। जब भी मौका मिलता वो अरूज का जिक्र छेड़ देता, क्योंकि उसके जिक्र से उसे खुशी मिलती थी। लेकिन नसीम के दिल में तो जैसे खंजर उतरती। वो जब्त करता, पर दिल में अंदर ही अंदर टूटता रहता। फिर भी वो दोस्ती का भरम कायम रखे हुए था। रकाबत का जहर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन कलीम इन सब बातों से बेखबर अपनी दुनिया में मगन था। कलीम के सामने वाला मकान काफ़ी दिनों से खाली पड़ा था। कुछ अरसे बाद वहाँ किराएदार आ गए। ये 3 मर्द थे जिनके साथ कोई खातून या अहले खाना न थे। तीनों के चेहरे सख्त डेल डोल से भरे भरपूर थे। उन्हें देखकर यही गुमान होता था जैसे वे कोई पुरस्कार या मुतशब्बा काम करते हों। कभी तो वो तीनों ही होते और कभी उनके पास कई और लोग भी आ जाते। उनमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो कभी कभार मोहल्ले वालों से गुफ्तगू कर लेता, मगर वो भी ज़्यादातर नौजवान लड़कों से बात करता और वो भी अजीबो-गरीब किस्म के सवालात करता। उसने नसीम से भी 1-2 बार बात की और मसलन पूछा कि किस घर में कितने लड़के रहते हैं और कितनी लड़कियां। ऐसे सवालात सुनकर नसीम का मूड ख़राब हो गया और उसका दिल नहीं चाहा कि वो शख्स मज़ीद उससे बात करे। मगर करीम बोला भाला था। वो इस शख्स से बातचीत करने लगा। वो हर बात नसीम को बताता और नसीम आरफ भाई को। एक दिन नसीम ने कलीम को समझाया कि ये बिला वजह मोहल्ले वालों के बारे में सवालात करता है, कुछ अजीब सा लगता है। मैं तो किसी उम्र सीधा आदमी से बेवजह दोस्ती नहीं रखता। कलीम ने कहा कि दोस्ती ना सही, लेकिन मोहल्लेदार होने के नाते जब वो बात करे तो इखलाक से जवाब दे देना चाहिए। वैसे भी इनके पास बड़े लोग आते हैं, कीमती गाड़ियां हैं, असर व रसूख है, जान पहचान है। हो सकता है ये आगे जाकर किसी अच्छी नौकरी में मेरी मदद कर दें। अपनी गर्ज के लिए दोस्ती कर लेने में कोई हर्ज नहीं। कलीम इसकी बातों में आ गया क्योंकि इसके माली हालात ठीक न थे। वो बड़ी मुश्किल से तालीम जारी रखे हुए था। अगरचे उसके जहन पर अरूज की चाहत का भूत सवार था, लेकिन वो एफएससी हर हाल में मुकम्मल करना चाहता था। वो कहा करता था कि जब मेरी अच्छी नौकरी हो जाएगी तब भी वो लोग मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देंगे। न जाने क्यों उसे इस बात का पुख्ता यकीन था। नसीम ने आरफ भाई को इस शख्स का नाम हयात बताया। वो 40 साल से कुछ ऊपर का आदमी था, लेकिन बहुत जल्द कलीम का दोस्त बन गया। यूँ कहना चाहिए कि ना तजर्बाकार और सादा दिल कलीम इस आदमी की बातों में आ गया। अब कलीम तकरीबन रोज़ ही घंटा आध घंटा उसके साथ बातें करता। खुदा जाने वह शख्स कलीम को कैसे कैसे ख्वाब दिखाता था कि फिर उसे अपने साथ बाहर भी ले जाने लगा। कलीम नसीम से कहता कि अगर मेरी माँ पूछे तो कहना कि मैं अपने स्कूल के उस्ताद के पास पढ़ने गया हूँ। नसीम ही ने गो के उसे इस राह पर लगाया था, लेकिन उसे खुद भी मालूम न था कि इसके दोस्त के साथ क्या होने वाला है। ताहम रकाबत में उसने दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर जागी थी कि कलीम किसी तरह इस शख्स के चुंगल में फंस जाए और अरोज का ख्याल दिल से निकाल दे। एक दिन कलीम ने नसीम से कहा कि हयात कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और दौलतमंद बनने के तरीके भी सिखा दूंगा। नसीम ने कहा कि तुम ज़रूर उसके साथ चले जाओ, ये बड़ी आसामी है, ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगी। बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी को भी समझा दूंगा। जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएं तो वापस आ जाना। उसी शाम एक अजनबी नदीम के पास आया और कहा कि तुम अपने दोस्त कलीम को बचा लो, वो बहुत मासूम है, हयात खान ठीक आदमी नहीं और वो उसके साथ कलीम को यहाँ से गायब करने का मंसूबा बना चुके हैं। बेहतर है कि तुम उसे होशियार कर दो और कुछ दिनों के लिए उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो।
میں ان کا پرانا ملازم ہوں، ان کے دوسرے ٹھکانوں پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار یہاں آتا ہوں، لیکن مجھے ان کے ارادوں کا علم ہو چکا ہے۔ نسیم نے پوچھا کہ یہ لوگ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ بولا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن بس ہوشیار رہنے کرنے آیا ہوں کہ ابھی وقت ہے، اپنے دوست کو ان لوگوں سے دور کر دو۔ ایک لمحے کو نسیم کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ جیسے ہی اسے عروج کا خیال آیا، وہی عروج جو کلیم کی چچا زاد تھی، اور وہ چچا جو کلیم پر بے حد مہربان تھا، تو ایک اور خیال اس کے دل میں ابھرا۔ یقیناً وہ اپنی بیٹی کی شادی کلیم سے کر دے گا، جیسا کہ کلیم کہا کرتا ہے، اگر کلیم نہ رہا یا کہیں ایسا چلا گیا کہ واپس ہی نہ آئے تو راستے کا یہ کانٹا صاف ہو جائے گا، پھر میں والدین سے کہہ کر عروج کا رشتہ حاصل کر سکوں گا۔ ہم پرانے پڑوسی ہیں اور خوشحال بھی، اب وہ انکار نہیں کریں گے۔ یک طرفہ محبت آدمی کو کئی طرح کے خواب دکھاتی ہے، خود فروز خوبصورت خیالی جنت میں لے جاتی ہے، پاگل عمر کی پاگل کر دینے والی سوچیں ہوتی ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تقدیر میں خندہ زن ہوتی ہے، اور آدمی یہ معلوم نہیں کر پاتا کہ کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں۔ اس وقت تو بس خیالی باتیں حقیقت لگتی ہیں۔ نسیم عروج کو تصور ہی تصور میں اپنانے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ اپنے اس جذبے کے مقابل کسی اور کو برداشت کرنے کا یارہ ہی نہیں تھا۔ نسیم نے تبھی کلیم کو اجنبی کی گفتگو کے بارے میں کچھ نہ بتایا، جو خود کو حیات خان اور اس کے ساتھیوں کا ملازم کہتا تھا۔ وہ خاموش رہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جس روز کلیم جا رہا تھا، اس نے نسیم کو بتایا کہ میں حیات کے ساتھ جا رہا ہوں، جلد آؤں گا، اس کے سوا اس نے کچھ نہ بتایا۔ تب بھی نسیم خاموش ہی رہا۔ جاتے ہوئے کلیم نے کہا، دوست، میری والدہ کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ رونے پیٹنے لگ جائے گی۔ اس نے کہنا کہ ملازمت کی انٹرویو کی خاطر لاہور گیا ہے، 2 روز میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ اس بات پر بھی نسیم چپ ہی رہا۔ یہ تک نہ کہا کہ ایسے عذر لگانے کو ماں کیسے مان لے گی اور کتنے دن خاموش رہ سکے گی۔ اس نے یہ آخری الفاظ بھی کہے تھے، دوست تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ تب بھی نسیم کا دل نہ پیچا۔ نسیم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کلیم کا ان لوگوں کے ہمراہ جانا خالی از خطرہ نہیں ہے، مگر آدمی کبھی کبھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود غرض ہو جاتا ہے۔ سچ ہے کہ موت اور محبت میں وہ طاقت ہے جو ہر شے کو بدل دیتی ہے۔ نسیم کا دل بدل چکا تھا۔ اسے معلوم تھا شاید اس کا دوست پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ وہ چاہتا تو اس کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اور یوں اس کا بد نصیب دوست چلا گیا۔ حیات اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چلا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ بھدے فروش تھے۔ کلیم کی ماں تو بس انتظار کرتی رہ گئی، ایسا انتظار کہ جو اس کی موت تک بھی ختم ہونے والا نہ تھا۔ جب کلیم نہ آیا، وہ سب سے پہلے نسیم کے گھر گئی اور اس کے گھر کے بارے میں سارا پوچھا، اور اسے کوئی بات واضح نہ بتا سکا۔ خالہ شمشاد ہمارے گھر آئیں، ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ مشکل سے چل پا رہی تھی۔ انہوں نے عارف بھائی سے کہا کہ بیٹا تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، نہیں تو پتہ کر کے دو کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ آج 14واں دن ہے اور میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں، اور وہ کہ سارے محلے کے گھروں میں گئی، سب نے بیٹے کو تلاش کرنے میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عارف نسیم کے پاس گیا اور کہا کہ تم تمہارا سب سے قریبی دوست ہے، ضرور تم کو کچھ بتا کر گیا ہوگا، مجھے تو بتا دو کہ ہم خالہ کو تسلی کے 2 بول دے سکیں، آخر ہم اسے کہاں تلاش کریں، مجھ کو معلوم ہوتا کہ کہاں گیا ہے تو میں خود تلاش کر لیتا۔ نسیم نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کلیم نے کہا کہ 2-4 دنوں میں واپس آ جائے گا، لیکن کہاں جا رہا ہے ایسا کچھ نہ بتایا اس نے مجھے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے، خالہ شمشاد روتے روتے مر گئی، عروج کی بھی کہیں اور شادی ہو گئی، وہ نسیم کی نہ ہو سکی کیونکہ عروج کے والد نے بیٹی کی شادی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کرا دی۔ نسیم اس کے بعد ہمیشہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہا، کیونکہ جس کی خاطر دوست کو گنوایا وہ تو اس کی قسمت میں تھی ہی نہیں، لیکن اتنے اچھے دوست کو گنوا کر گویا اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ جب نسیم نے ضمیر کے بوجھ سے بے قرار ہو کر یہ سب قصہ عارف بھائی کو بتایا تو خود بھی رویا اور بھائی بھی روئے، کیونکہ اتنا تو نسیم کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پرسرار لوگ دراصل بردے فروش تھے اور یقیناً کلیم کو فروخت کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور رابطہ کرتا، مگر انسان کتنا مفاد پرست ہوتا ہے۔